हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया कोर्स, नेक्स्ट जीएस कंप्लीट कोर्स। जितना सिलेबस हमें चाहिए जॉब लेने के लिए उतना सिलेबस इस पूरी की पूरी प्ले लिस्ट में हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये नेक्स्ट जीएस होता क्या है। तो इससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप पहले रिएक्ट जीएस के साथ काम कर रहे हैं ना, देन आपके लिए नेक्स्ट जीएस सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि रिएक्ट जीएस एक लाइब्रेरी है, जो नेक्स्ट जीएस है वो फ्रेमवर्क है रिएक्ट जीएस का। अब जहां से आपको क्लियर हो जाएगा, जितनी रिएक्ट जीएस के अंदर कोडिंग हम करते हैं वो सारी की सारी नेक्स्ट जीएस के अंदर करनी है। बस इतना ही काम है, कुछ ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन नेक्स्ट जीएस आज की ट्रेंडिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स ऐड किए गए हैं जो रिएक्ट में नहीं थे। इसको लॉन्च करने का मेन मकसद यही था कि रिएक्ट जेएस के अंदर कुछ ऐसे फीचर है जिसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल था। वैसे तो नेक्स्ट जेएस के अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं, लेकिन हमारे पास टोटल 3 ऐसे फीचर्स आते हैं जिसको हम ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट जेएस को यूज कर पाए। उनमें से जो फर्स्ट नंबर पे आता है एसएसआर, अगर आपने पहले सुना हो, सर्वर साइड रेंडरिंग। इसका मतलब होता है कि आपका जितना भी वेब पेज होता है पूरे का पूरा सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास एसएसजी, मतलब स्टैटिक साइट जनरेशन। आप एक स्टैटिक साइट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होती है लेकिन आफ्टर रेंडरिंग या फिर आफ्टर डिप्लॉयमेंट। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है कोड स्प्लिटिंग। कोड स्प्लिटिंग का मेन फोकस था कि हमारे पास जितना भी हमारे पास वेब पेज हो, जितनी भी हमारे पास वेबसाइट होंगी ना, उसके अंदर जो लोडिंग प्रोसेस होता है वो कम हो जाए। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, कोड को स्प्लिट करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में कोड डिवाइड किया जाता है। उतना कोड ही एग्जीक्यूट किया जाता है जितने की जरूरत पड़ेगी, जहां पे यूजर विजिट करेगा बस उतना ही कोड हमने एग्जीक्यूट करना है, बाकी कोड पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ऐसे सर्वर के ऊपर लोड ज्यादा नहीं होता और आपकी जो वेबसाइट है उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत इंक्रीज होती है। ये हमारे पास 3 मेन टॉपिक होते हैं। अब जहां पे नेक्स्ट जेएस के अंदर जो मेन बात होती है वो होती है सर्वर। हमें बाय डिफॉल्ट एक बना बनाया सर्वर मिलता है नेक्स्ट जेएस में, मतलब ये फ्रंट एंड बैक एंड दोनों के साथ काम करती है। यही हम सीखेंगे कि आखिर इसका इनबिल्ट सर्वर हम यूज कैसे करेंगे। तो अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, बहुत ही ज्यादा थ्योरी इसकी स्टडी करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप इस कोर्स को सीखते जाएंगे आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम लैपटॉप पे जाके देखते हैं फर्स्ट नेक्स्ट जेएस की ऐप हम कैसे क्रिएट करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है। नेक्स्ट जेएस का फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप एक नाम इसको दे रही हूँ, नेक्स्ट जेएस कोर्स नाम। इसको ओपन कर लो बीएस कोड के साथ। तो यहाँ पे इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी हो ना, इनकी खुद की एक वेबसाइट होती है। तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट जेएस ऐसे सर्च करना है, बस नेक्स्ट जेएस। इनकी जो मेन वेबसाइट है ये है, ठीक है। नेक्स्ट जेएस को वर्सन ने लॉन्च किया था, बस इस पे क्लिक करेंगे। ये एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे लिखा भी हुआ है। आपने कुछ भी इसके बारे में नॉलेज लेनी हो बस इनकी वेबसाइट पे जाना है, सारी नॉलेज आपको वहां से ही मिलेगी, पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन है वहां पे। अगर आपको कहीं से कोई भी अपडेट इसका चाहिए कि इसका कौन सा लेटेस्ट वर्जन है, तो क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आई है, वो सब यहाँ से ही मिलेगा। जो इनकी वेबसाइट है, ठीक है। हमेशा ही यहाँ पे विजिट किया करो ताकि आपको पता चले तो यहाँ पे क्या क्या अपडेशन होती है। तो यहाँ पे गेट स्टार्टर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है। ये यहाँ पे कमांड है ना, बस इसी को हम यूज करेंगे। ये है इनका मेन पेज। आखिर क्या है नेक्स्ट जेएस, कैसे यूज करना है, लेफ्ट साइड में सब कुछ बताया हुआ है। सीएसएस कैसे यूज करनी है, रेंडर कैसे करना है, सब कुछ, राउटिंग कैसे यूज करनी है। यहाँ पे क्लिक करना है, हमने इंस्टॉल करना है, पहले इंस्टॉलेशन पे क्लिक करो। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, ये है इनकी कमांड, बस इसको कॉपी करना है। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन भी है, कॉपी कर लो। ये वाला जो हमने फोल्डर क्रिएट किया है, सेम वैसे ही जैसे रिएक्ट का फोल्डर क्रिएट होता है, जैसे बीट का फोल्डर क्रिएट होता है, सेम वैसे ही एक नेक्स्ट का फोल्डर क्रिएट होगा। तो कमांड क्या है यहाँ पे देखो, npm क्रिएट, बिल्कुल जैसे रिएक्ट का हम लिखते हैं npx। अब यहाँ पे npx यूज होगा ना कि npm, ठीक है। ये वाला जो लेटेस्ट तक का अपने ऐसे सेम रखना है, उसके बाद अपने फोल्डर का नाम रखना है। मैं जहाँ पे ऐसे पेस्ट करी हूँ, इसका नाम हम ऐप रख देते हैं। थोड़ा सा ये टाइम लगेगा फोल्डर क्रिएट करने में, तो बस इसको अपने आप फोल्डर क्रिएट करने दो, थोड़ा सा आपने वेट कर लेना है। और जहाँ पे देखो इन्होंने बताया हुआ है, ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको ये पूछेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे जो फोल्डर क्रिएट होगा तो आपने क्या क्या इसके अंदर जैस नो क्या क्या आंसर देने हैं, वो यहाँ से मैं बता दूंगी। वैसे तो ये आपकी मर्जी होती है खुद की, फिर भी अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो मैं बता देती हूँ कोई कौन सा जैस करना है, कौन सा नो।
अभी जहाँ पे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने टाइप स्क्रिप्ट यूज करनी है कि नहीं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने नेक्स्ट जेएस यूज करना है, तो आप इसको नो कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो फिलहाल आप स्टार्टिंग में इसको नो ही करो, बस एंटर करना है। यहाँ पे आके एंटर करो। अब इसके अंदर जे ई एस लिंट है, इसको हम यहाँ पे नो ही करेंगे। वैसे ये बाय डिफॉल्ट खुद ही सिलेक्ट होता है, यहाँ पे देखो नो नो। ये आपको रिकमेंड करता है कि आप इसको नो जैसे कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट होता है, फर्स्ट टाइम में आपने इसको ऐसे ही क्रिएट कर लेना, ताकि आपको पहले नेक्स्ट जैसे सीखने, उसके बाद इसको समझना। अब जहाँ पे आपने सोर्स डायरेक्टरी को यूज करना है या नहीं, तो मैं यहाँ पे फिलहाल नो करूंगी। आप यहाँ से ऐसे एंटर करके जैसे भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, क्या डिफरेंस है वो हम तब देखेंगे जब हम इसको सोर्स में यूज करेंगे या यूज नहीं करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे जैस कर रही हूँ। जहाँ पे राउटर हमने यूज करने हैं, हाँ जैसे ये करने हैं। उसके बाद ये इंपोर्ट फाइल हमने यहाँ पर कुछ भी कस्टमाइज नहीं करना। बस ये हो गया आपके पास फोल्डर क्रिएट। अब यहाँ पे देखो ऐप नाम ले आ गया ना। जैसे हमारे पास रिएक्ट का फोल्डर होता है, जैसे आपके पास बीट का फोल्डर होता है, सेम ऐसे ही है। यहाँ पे देखो एक सोर्स फोल्डर बन के आया है। ये वाला सोर्स फोल्डर तभी बनेगा जब आपने यहाँ पे बताया होगा, ये वाला ऑप्शन था ना। इसका मतलब यही था कि आपने सोर्स डायरेक्टरी यूज करनी है। मैंने इसको जैस बोला था, अगर आपने इसको नो किया होता ना, यहाँ पे मेरे पास ये सोर्स फोल्डर नहीं होता। तो यहाँ पे आप अगर सोर्स फोल्डर के अंदर ये वाला चाहते हैं, ऐप फोल्डर मेन है, एक सोर्स फोल्डर होगा, उसके अंदर एक ऐप है। अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जैस कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इस फोल्डर को समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सेम वैसे ही है। रिएक्ट का फोल्डर हो गया, बीट का फोल्डर हो गया। यहाँ पे जो पेज डॉट जीएस होता है, यही हमारा मेन होता है। इसी के अंदर आपकी जो मेन, जैसे ऐप डॉट जेएस एक्स था पहले, ऐप डॉट जेएस, और ये क्रिएट में बीट में ऐप डॉट जेएस एक्स, वही मेन पेज हमारा होता है पेज डॉट जेएस। बस इसको हमने एग्जीक्यूट करना है, तो ये वाला पेज हमारे पास सामने आएगा, जो आउटपुट आएगी। ये हमारे पास ग्लोबल सीएसएस है, जैसे इंडेक्स डॉट सीएसएस होती है, बस सेम वही काम है। फैब आइकन है, जहाँ पे पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर आपने इमेजेस वगैरह रखनी है, तो यहाँ पे रखेंगे। और इसके अंदर जो लेआउट है, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं करना। यहाँ पे जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहने दो। टेलविंड यूज करना है, तो यहाँ पे पहले से ही बना होगा टेलविंड, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा था टेलविंड चाहिए कि नहीं, तो हमने यहाँ पे जेस्ट बोला था। अपने आप यहाँ पे टेलविंड की इधर कोडिंग आ गई। यहाँ पे देखो ग्लोबल डॉट सी एस एस में जाके देखो, ये टेलविंड की कोडिंग इन्होंने ऐड कर दी, नहीं तो हमें जो खुद ऐड करनी पड़ती है, ठीक है, अगर आपने सी एस एस टेलविंड यूज करनी हो। चलिए इसको थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। इसको हमने एग्जीक्यूट करना है बाद में कमांड लगा के। चलिए यहाँ पे मेरे पास सक्सेस का मैसेज आ चुका है, आपके पास फोल्डर क्रिएट हो गया है। इसको आपने स्टार्ट करना है, तो आपने सीडी, आपके फोल्डर का नाम जो आपने रखा था सीडी ऐप, तो यहाँ पे एंटर करो। npm रन डेव लिखना है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे हम बीट फोल्डर को स्टार्ट करते हैं। अब देखना यहाँ पे डिफरेंस आपको खुद ही पता चल जाएगा, नेक्स्ट जेएस एंड रिएक्ट या बीट में डिफरेंस क्या है, जहां से आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो जी, अगर आपको याद हो रिएक्ट जेएस मर्न आप आज तक यूज कर रहे हैं ना, ये आउटपुट हमारे पास तभी आती थी जब हम सर्वर स्टार्ट करते थे। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका फ्रंट एंड बैक एंड सर्वर पे ऑटोमेटिकली चलेगा। आपको यहाँ पे एक सर्वर प्रोवाइड करवा दिया गया है, आपका पूरे का पूरा प्रोजेक्ट एक सर्वर पे चलेगा। इसीलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट जेएस को ज्यादा यूज करते हैं, ताकि हमें इधर सर्वर को यूज करना आ जाए। हमें अलग से सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है, आपका पूरे का पूरा प्रोजेक्ट इस टाइम सर्वर पे चल रहा है। ये तब हम यहाँ पे इसको सर्वर स्टार्ट कर पाते थे पहले मर्न के अंदर, अगर आपने सर्वर की कोडिंग लगाई हो, सर्वर को अलग से स्टार्ट किया हो, पूरा कोड उसका लगाना पड़ता था, पोर्ट नंबर वगैरह ऐड करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पहले से इस पे सर्वर ऐड कर दिया, बस इस पे क्लिक करना है, आपके पास आपकी आउटपुट आ जाएगी। तो इसको क्लिक कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा ये टाइम मिलेगा, जहाँ से हो गया ओपन। जैसे हमारे पास वीट का या रिएक्ट का पेज होता है, सेम ऐसे ही नेक्स्ट का होगा बाय डिफॉल्ट। ये आ गई हमारे पास आउटपुट, ये इसका बाय डिफॉल्ट पेज होता है ये वाला। इसको बंद कर दो, ये पेज डॉट ये है ना, बस ये वाला ही हमारे पास पेज है। आपने इसमें कुछ भी चेंजेस करनी है, ये वाला पूरा मैं हटा रही हूँ, यहाँ तक, ये सारा मेन तक हटा दो। अपने आप ये सेव भी हो जाता है। इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश भी अपने आप हो जाता है, फिर भी हम यहाँ पे कर देते हैं। इसके अंदर हमने हेलो लिखना है, H1 में हेलो लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे देखो, इधर कहीं भी वो ऐसे कॉन्स्ट वगैरह हम क्रिएट करते हैं ना, कॉन्स्ट के साथ आप फंक्शन क्रिएट करते थे। अब जहाँ पे आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट लगा रहे हैं, आपके लिए वैसे तो वहां पर जो पहले रिएक्ट है वहां पे भी डायरेक्ट एक्सपोर्ट लगा देते हैं, लेकिन इधर बाय डिफॉल्ट इन्होंने लगाया होता है, आपको कॉन्स्ट के साथ क्रिएट करना है फंक्शन, कॉन्स्ट के साथ क्रिएट करो, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं। अभी मेरे पास आउटपुट हेलो आनी चाहिए, तो हेलो आ गई। ये बाय डिफॉल्ट इसकी CSS है। ये आपने हटानी है, ग्लोबल डॉट CSS में जाना है, ये सारा हटा दो। अब ये हट गया, ठीक है, हेलो प्रिंट हो गया। ये हमारे पास एक नेक्स्ट जैसे फोल्डर है, कोई डिफरेंस नहीं है, रिएक्ट का हो, बीट का हो या नेक्स्ट का, फोल्डर सबका सेम होता है, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस है नहीं, ये सेम बीट की तरह नहीं, ये सेम रिएक्ट जेएस की तरह का फोल्डर है, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर जो हम किसी पेज को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, मेरे पास ये पेज डॉट जेएस है, ये सिंपल एक HTML कंटेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक जावा स्क्रिप्ट कंटेंट ऐड कर दूँ, तो मैं जहाँ पे एक बना रही हूँ सिंपल सा काउंटर बनाते हैं, बहुत ही छोटा सा ये प्रोजेक्ट होगा। एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं जहाँ पे, अगर मैं जहाँ पे काउंटर लगा दूं, अब इसके बीच हम जावा स्क्रिप्ट ऐड करने वाले हैं, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई वर्किंग ऐड होगी। अब इसको हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे यूज स्टेट लगाना पड़ेगा, इसकी वैल्यू हम 0 रख देते हैं। एक यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट कर देते हैं, इंक्रीमेंट नाम दे दो इसको, ये हो गया इंक्रीमेंट। बस सेट काउंट को हमने प्लस कर देना, जो काउंट की वैल्यू है उसको +1 करते जाओ, तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जहां भी आना है रिटर्न के पीछे एक बटन लगा लो, बटन के ऊपर INC लिख दो, मतलब इंक्रीमेंट। इसके ऊपर एक ऑन क्लिक बना दो, ऑन क्लिक, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा, INC वाला इंक्रीमेंट नाम दिया है इसको, इंक्रीमेंट वाला फंक्शन वर्किंग में आ जाएगा। एक बार इसको टेस्ट करो। अब यहाँ पे देखो जे एरर आई, ये सबके पास आएगी, ठीक है। अगर आप आज से ही नेक्स्ट जैसे स्टार्ट करी है, ये एरर सबके पास आनी है। ये एरर रिएक्ट में नहीं होती, ना ही मेरे पास बीट में होती है, यूज क्लाइंट, इसको आपने कॉपी करना है। यही हमारे पास मेन होता है, आपने किस अपने किस पेज को किस कंपोनेंट पे, सर्वर पे एग्जीक्यूट करना है, किस कंपोनेंट को आपने क्लाइंट पे एग्जीक्यूट करना है। अब जो हमारे पास जो मेन पेज था हमारे पास पहले वाला, जिसमें जावा स्क्रिप्ट यूज नहीं होती थी, वो मेरे पास विदाउट यूज स्टेट, विदाउट जावा स्क्रिप्ट कोड था, उसको मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकती थी सर्वर पे। लेकिन जब आपके पास जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड हो गया, इसमें कुछ ना कुछ वर्किंग आ गई, कोई यूज स्टेट आ गया, कोई प्रॉप आ गई, या कुछ ऐसा कंटेंट जो वर्किंग में होगा, फंक्शनैलिटी होगी जिसकी, जैसे ये ऑन क्लिक बनाया हुआ है, ये वर्किंग में है, ठीक है। कोई क्लिक करेगा बटन तो एक फंक्शन परफॉर्म होगा। ये हमारे पास एक क्लाइंट का हो गया, क्लाइंट को हम डायरेक्ट सर्वर पे जाके एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें जहाँ पे ये वाला ऐड करना पड़ेगा, यूज क्लाइंट। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अब यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आएगी, जहाँ पे बटन लगा हुआ है, इंक्रीमेंट करना है तो जहाँ पे इंक्रीमेंट होता जाएगा, इसको प्रिंट करना है वैल्यू को, तो प्रिंट करा दो। तो मैं जहाँ पे प्रिंट करा देती हूँ, बटन के बाद करा दो बेशक, H1 में काउंटर, इसकी वैल्यू हमने प्रिंट करानी है काउंट की, तो आपके पास जो भी वैल्यू होगी वो वहां पे नजर आ जाएगी। अब जहाँ पे ऐसे आ रहा है, या तो डिव लगाओ या फ्रेगमेंटेशन ऐड करो, नहीं तो आपके पास ये एरर आती रहेगी। रिफ्रेश करो, वैसे तो ये अपने आप रिफ्रेश हो जाता है। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है, ये इंक्रीमेंट होने लग गया, बस इतना ही आसान होता है काउंटर क्रिएट करना। लेकिन अब मेरे पास, अब देखो सर्वर क्लाइंट, क्लाइंट वाला एक कंपोनेंट या फिर सर्वर का कंपोनेंट कैसे हम डिफाइन करते हैं, आपने ये चेक करना है। एक तो मेरे पास ये काउंटर एक हो गया, इसको मैं कॉपी कर रही हूँ, एक नया काउंटर क्रिएट करते हैं, नया पेज, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट करना है। ऐप के अंदर जो मेरे पास सोर्स फोल्डर है, उसके अंदर जाके एक नया काउंटर नाम का क्रिएट करो, काउंटर.js, ये वाला कोड जहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। अब वापस आ जाना है पेज.js में, जैसे हम अलग से ही अपने छोटे छोटे कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं ना, सेम वैसे ही। अब यहाँ पे ये वापस आ जाओ जैसे पहले ही था यहाँ पे। चलिए, ये हो गया मेरे पास सिंपल। अब मैं दूसरे जो जे वाला काउंटर है ना, जो मैंने अभी क्रिएट किया है कंपोनेंट, उसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, इंपोर्ट करूंगी काउंटर को फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना है, मेरे पास ओपनली काउंटर वाला पेज है, काउंटर,
बस सेव करो। यहाँ पे काउंटर का नाम लिखो बस, जैसे हम रिएक्ट में करते हैं, जो बीट में करते हैं। अब यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करो। अब यहाँ पे इधर आई एरर, इंपोर्ट करना है हमने काउंटर को। एरर क्या है मेरे पास, मॉड्यूल नॉट फाउंड। यहाँ पे काउंटर का स्पेलिंग भी देख लेते हैं। काउंटर डॉट, अच्छा जहाँ पे मेरे पास ये सोर्स फोल्डर के बीच ऐप फोल्डर है, तो यहाँ पे मेरे पास दो फोल्डर है, तो मैं अगर दो डॉट लगा दूं यहाँ पे, उसको रिफ्रेश करो, क्लिक करो, तो जहाँ पे मेरे पास एक सोर्स फोल्डर है, सोर्स फोल्डर के अंदर ऐप फोल्डर है, उसके अंदर पेज है, तो इसका मतलब दो डॉट लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम करने क्या वाले हैं, किधर आपने यूज क्लाइंट लगाना है, किधर नहीं लगाना। अब यहाँ पे मेरे पास जावा स्क्रिप्ट का कोई कोड नहीं है, इसका मतलब मैं इसको विदाउट यूज क्लाइंट एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। क्लाइंट कंपोनेंट सर्वर कंपोनेंट को डिफाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, जिसमें आपको जावा स्क्रिप्ट का कोड नजर नहीं आता, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट होगा सर्वर पे जाके। जो हमारे पास काउंटर वाला एक कंपोनेंट है, उसके अंदर जावा स्क्रिप्ट का कोड है, जिसमें हम फंक्शनिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये सर्वर पे एग्जीक्यूट नहीं होगा डायरेक्ट जाके, इसको क्लाइंट पे हम एग्जीक्यूट करेंगे ऐसे, यूज क्लाइंट लगा के। ये एक क्लाइंट कंपोनेंट है, इसी से पता चलेगा, ठीक है। इसीलिए आपने यूज क्लाइंट वहां पे लगाना है जिधर आपके पास है, जहां पे ऐसे ये वाला जावा स्क्रिप्ट का कोड होगा। आप इसको इसको हटा के इधर भी लगा सकते हैं, जहां पे भी ऐड कर सकते हैं। अब ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे इंक्रीमेंट करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं क्लाइंट कंपोनेंट क्या होता है, सर्वर कंपोनेंट क्या होता है, तो ये मेरे पास है एक सर्वर कंपोनेंट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ HTML का कंटेंट है, जावा स्क्रिप्ट का कुछ भी ऐड नहीं है। ये मेरे पास एक ये वाला एक सर्वर कंपोनेंट है, ये एक क्लाइंट कंपोनेंट है, जिसमें फंक्शनैलिटी है, वर्किंग हो रही है। तो जो हमारे पास वर्किंग में होता है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होता सर्वर पे जाके, इसको हमें क्लाइंट पे एग्जीक्यूट करना पड़ता है, इसीलिए हमने जहाँ पे यूज क्लाइंट ऐड करना होता है। और नेक्स्ट जीएस में आपको कुछ यूज क्लाइंट लगाना ही पड़ेगा। मैं जहाँ पर ज्यादातर लगाती हूँ कि पेज डॉट जीएस में लगा दिया, एक बार लगा दिया। अब जितने मर्जी आप छोटे छोटे काउंटर जहाँ पे छोटे छोटे कंपोनेंट क्रिएट करते जाओ, बार बार आपको यूज क्लाइंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अभी इसके अंदर कुछ जो भी आपका रिएक्ट जेएस का कोड है, वो सारे का सारा बस आपने यहाँ पे लिखना है, और कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। रिएक्ट का अगर आपको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, रिएक्ट के अंदर आपको वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन क्रिएट करनी आती है, सेम कोड हमने यहाँ पे लिखना है। जो इसका अलग से बस कोड रहेगा, इसके अंदर जो जो फीचर्स हैं बस उसी को हम सीखेंगे। हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट हमने रिएक्ट क्रिएट करनी थी, नेक्स्ट ऐप वो हमने क्रिएट कर ली, बेसिक इसका हो गया क्लियर। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।